क्या अमित शाह की गृह मंत्री की कुर्सी अब सच में खतरे में है? हाँ भाई साहब, क्या मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री को गृह मंत्रालय से हटाने की पूरी साजिश चल रही है? आखिर इस चर्चा के पीछे की कहानी क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजे नेक्सा में। दिल्ली की राजनीति में इस समय एक सवाल सबसे ज्यादा गूंज रहा है, क्या अमित शाह गृह मंत्रालय से हटने वाले हैं? क्या मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री की कुर्सी अब हिलने लगी है? क्या वो व्यक्ति जिसे बीजेपी का चाणक्य कहा जाता था, जिसकी रणनीति की पूरी पार्टी टिकी हुई थी, जिसके एक इशारे पर बड़े से बड़े फैसले होते थे, अब वह खुद अपनी कुर्सी बचाने की लड़ाई लड़ रहा है? यह सवाल पिछले कुछ दिनों में इतनी तेजी से उठ रहा है कि दिल्ली के हर राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया है, ना सरकार की तरफ से कोई पुष्टि हुई है, ना ही पार्टी की तरफ से, लेकिन अंदर की खबरों की माने तो कुछ बड़ा होने वाला है। एनडीए के अंदर बेचैनी है, सहयोगी दलों में असंतोष है, विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है और सबसे बड़ी बात, जनता का मूड बदल रहा है। ये सारे कारण मिलाकर ऐसी स्थिति बन रहे हैं जहां शायद पहली बार अमित शाह की स्थिति उतनी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है जितनी पिछले सालों में दिखाई देती थी। पूरा मामला क्या है, यह चर्चा क्यों शुरू हुई और क्या सच में मोदी सरकार में इतना बड़ा बदलाव हो सकता है, आइए इसे विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं कि यह चर्चा अचानक क्यों तेज हुई। इसकी शुरुआत जंतर मंतर पर हुए छात्र आंदोलन से हुई, जब दिल्ली के बीचों बीच बच्चों पर लाठियां चली, पायलट गन का इस्तेमाल हुआ, आंसू गैस तक छोड़े गए, सादी वर्दी में पुलिस वाले घुसाए गए, तो पूरे देश में एक ही सवाल गूंजने लगा और सबकी उंगली एक तरफ उठी, गृह मंत्रालय की तरफ। क्योंकि दिल्ली पुलिस सीधे सीधे गृह मंत्रालय के अंदर आती है और गृह मंत्रालय के मुखिया हैं अमित शाह। तब से लेकर आज तक विपक्ष लगातार यही मांग कर रहा है कि अमित शाह इस्तीफा दो। संसद में यही मांग भी उठी, सड़कों पर भी उठी, सोशल मीडिया पर भी उठी, लेकिन अमित शाह ना संसद में जवाब देने आए, ना कोई सार्वजनिक बयान दिया। जब कोई बड़ा नेता इतने बड़े मुद्दों पर चुप्पी साध लेता है तो सवाल अपने आप बढ़ने लगते हैं। धीरे धीरे बात यहां तक पहुंच गई कि पार्टी के अंदर ही अंदर उन्हें हटाने की साजिश चलने लगी। क्या मोदी सरकार को लग रहा है कि जब तक अमित शाह गृह मंत्रालय में है तब तक यह विवाद खत्म नहीं होगा? और यही चर्चा अब हर राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। इसमें एक और बड़ा पहलू जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर मामले की जांच के लिए एक बड़ी जांच समिति बना दी है। इसमें पूर्व जज, पूर्व सीबीआई निदेशक और पूर्व डीजीपी शामिल है। यह समिति लाठी, पायलट गन, महिला प्रदर्शनकारियों के साथ गलत व्यवहार और चेहरे की पहचान करने वाली तकनीकी के इस्तेमाल जैसे मामलों की जांच करेगी। यह समिति की रिपोर्ट आएगी तो उससे साफ हो जाएगा कि गलती किसकी थी। अगर उस रिपोर्ट में गृह मंत्रालय पर उंगली उठी तो अमित शाह के लिए स्थिति बहुत मुश्किल हो जाएगी। यही चिंता सरकार को है। इसीलिए कहा जा रहा है कि शायद सरकार इस रिपोर्ट के आने से पहले ही कोई बड़ा फैसला ले सकती है, क्योंकि ऐसा फैसला जिससे नुकसान कम हो और जनता के गुस्से को शांत किया जा सके। भारतीय राजनीति में ऐसा पहले भी होता रहा है, जब दबाव बढ़ता है तो सरकारें मंत्रियों के विभाग बदल जाती हैं या फिर उनसे इस्तीफा ले लेती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह जैसे बड़े नेताओं के मंत्रालय बदले जा चुके हैं। मनमोहन सिंह की सरकार में भी कई बार मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव हुए हैं और खुद मोदी सरकार में भी अलग अलग समय पर मंत्रालय बदले जाते रहे हैं। तो अगर अमित शाह के साथ भी ऐसा कुछ होता है तो यह कोई नई बात नहीं होगी। बस फर्क इतना है कि इस बार बदलाव किसी साधारण मंत्री का नहीं होगा, बल्कि उस मंत्री का होगा जिसे मोदी के साथ सबसे शक्तिशाली माना जाता था। यही वजह है कि यह चर्चा इतनी तेजी से चल रही है। यह कोई मामूली बदलाव नहीं होगा दोस्तों, यह पूरी बीजेपी के अंदर एक बड़े बदलाव जैसा होगा। आप देखते हैं कि जमीन पर हालात कैसे हैं। एक तरफ छात्र आंदोलन चल रहा है जो आप दिल्ली से निकलकर बिहार, झारखंड, बंगाल, आंध्र प्रदेश और गुजरात तक पहुंच चुका है। हर जगह छात्र सड़कों पर हैं, हर जगह पेपर लीक और नौकरियों की मांग हो रही है। दूसरी तरफ किसान परेशान है, गन्ने का सही दाम नहीं मिल रहा है, फसलों की खरीद ठीक से नहीं हो पा रही है। तीसरी तरफ बेरोजगारी बढ़ी हुई है,
युवा पढ़ लिख कर भी घर बैठे हैं। चौथी तरफ महंगाई ने आम आदमी की परेशानी कमर तोड़ कर रख दी है और इन सब के बीच सरकार से लगातार जवाब भी मांगा जा रहा है, लेकिन जवाब कहीं से नहीं आ रहा है। जब सरकार जवाब नहीं दे पाती तो जनता का गुस्सा और भी बढ़ता है और जब गुस्सा बढ़ता है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराया भी जाता है। राजनीति में यही तो होता है, किसी न किसी को आगे करके जनता को दिखाया जाता है कि देखो हमने कार्रवाई की है। शायद इसीलिए अब अमित शाह के इस्तीफे की चर्चा और तेज चल रही है। पहले धर्मेंद्र प्रधान गए, अब शायद अमित शाह की बारी है। लेकिन एक बड़ा फर्क है दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान एक शिक्षा मंत्री थे, उन्हें हटाना पार्टी के लिए कोई बहुत बड़ा बात नहीं था, लेकिन अमित शाह का हटाना पूरी सरकार के लिए एक बहुत बड़ी उथल पुथल हो जाएगी। इसीलिए फैसला इतना आसान नहीं है। अगर वाकई ऐसा होता है तो अगला सवाल यह है कि गृह मंत्रालय की कमान किसके हाथ में जाएगी, और यहीं पर असली चर्चा शुरू होती है। कई नाम चर्चा में हैं। कुछ लोग योगी आदित्यनाथ का नाम ले रहे हैं, हालांकि उन्हें उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाना पार्टी के लिए एक बड़ा राजनीतिक फैसला होगा। कुछ लोग देवेंद्र फडणवीस का नाम ले रहे हैं क्योंकि उन्हें संघ के करीब माना जाता है और महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी काबिलियत दिखाई भी है। कुछ लोग नितिन गडकरी का नाम ले रहे हैं जो एक अनुभवी नेता हैं और उसके साथ अच्छे संबंध भी रखते हैं। लेकिन कोई भी नाम आधिकारिक नहीं है, ये सिर्फ अनुमान है। बीजेपी की एक खासियत है, वो कब किसे मुख्यमंत्री बना दे, कब किसे मंत्री बना दे, इसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल होता है। बिहार में देखिए कब सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, कोई भी नहीं जानता था। शिक्षा मंत्री का बदलाव अचानक हुआ, तो अगर गृह मंत्रालय में भी कोई अनजाना नाम आ जाए तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। बीजेपी के फैसले अक्सर चौंकाने वाले होते हैं और यही उसकी रणनीति भी है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, अमित शाह को हटाना सिर्फ एक मंत्री का हटाना नहीं होगा, ये एक विचारधारा में बदलाव का संकेत होगा। इस जोड़ी ने आक्रामक हिंदुत्व, एक जगह पर ज्यादा सत्ता और मजबूत सुरक्षा नीति पर जोर दिया है। अगर अमित शाह इस भूमिका से हटते हैं तो यह पूरी सोच कमजोर पड़ सकती है। इसीलिए विपक्ष इस मांग को इतनी जोर से उठा रहा है। उन्हें पता है कि अगर एक कड़ी टूटी तो पूरी जंजीर पर असर पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी को यह भी अच्छी तरह पता है, इसलिए वह आसानी से यह फैसला नहीं लेगी जब तक हालात बहुत गंभीर नहीं होते। लेकिन सवाल यह है कि हालात कब बहुत गंभीर होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट की सहमति की रिपोर्ट कठोर आती है, अगर छात्र आंदोलन और तेज होता है, अगर सहयोगी दल दबाव बढ़ाते हैं, तो शायद वह समय आ सकता है। यहाँ एक और महत्वपूर्ण पहलू है, बीजेपी के अंदर भविष्य के नेतृत्व को लेकर विचार शुरू हो चुका है। अब अगर यह सच है तो अमित शाह के मंत्रालय बदलने या इस्तीफे को किसी बड़े बदलाव से जोड़कर देखा जा सकता है। शायद पार्टी नई चेहरे को आगे लाना चाहती है, शायद संगठन में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। ये सब अभी अनुमान है। एक और बात ध्यान देने वाली है दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में मोदी और शाह की जोड़ी की जो पकड़ अपने ही सहयोगियों पर थी, वह कमजोर होती दिखाई दे रही है। चंद्रबाबू नायडू अलग तरह के बयान दे रहे हैं, नीतीश कुमार की स्थिति भी हमेशा से अलग रही है और छोटे सहयोगी दल भी बेचैन हैं। जब अपने ही सहयोगी दूरी बनाने लगे तो सरकार के अंदर हलचल होना आम बात है। हाल ही में अमित शाह ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थालापति विजय से मुलाकात करके एक संदेश दिया था कि अगर पुराने सहयोगी नहीं तो नए सहयोगी ढूंढ लेंगे। लेकिन यह कदम असल में कमजोर का कदम था या ताकत का, यह सवाल जरूर उठता है दोस्तों। जब आपको अपनी ताकत दिखाने के लिए विरोधियों के दरवाजे पर जाना पड़े तो समझ लीजिए कि जमीन पर कुछ बदल रहा है। इस पूरी स्थिति में मोदी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि मोदी अपने भरोसेमंद लोगों को आसानी से नहीं छोड़ते। अमित शाह उनके ही सबसे बड़े भरोसेमंद हैं। तो क्या मोदी ऐसे फैसला लेंगे? यह सवाल बहुत बड़ा है। एक तरफ पार्टी और सहयोगी दलों का दबाव, दूसरी तरफ अपने सबसे विश्वसनीय सहयोगी के साथ खड़े रहने की मजबूरी। यह स्थिति मोदी के लिए भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है और उनका फैसला सिर्फ अमित शाह का भविष्य नहीं बल्कि पूरी सरकार का भविष्य तय कर सकता है। अगर वह अमित शाह के साथ खड़े रहें और स्थिति और भी बिगड़ती है तो नुकसान बड़ा होगा। अगर उन्होंने कदम पीछे खींचे तो एक संदेश जाएगा कि दबाव के आगे झुक गए। दोनों ही रास्ते मुश्किल हैं। एक और पहलू यह है कि बीजेपी 2027 और 2029 के चुनाव की तैयारी भी कर रही है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब जैसे राज्यों में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं
और उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी दूर नहीं है। पार्टी को अच्छी तरह पता है कि अगर छवि खराब रही, अगर विवाद बने रहे तो चुनाव में नुकसान भी हो सकता है और हार भी झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए शायद पार्टी अभी से अपनी छवि सुधारने के लिए कोई बड़ा कदम उठा सकती है और वो बड़ा कदम अमित शाह के मंत्रालय बदलने का हो सकता है। यह कदम एक तरह से पार्टी की तरफ से जनता को यह संदेश होगा कि हमने अपनी बात सुनी है, हमने कार्रवाई की, अब आप हम पे भरोसा करें। लेकिन क्या यह भरोसा वापस आएगा, यह अलग सवाल है। एक बार जो भरोसा टूट जाता है उसे जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं इस पूरी स्थिति में विपक्ष की भूमिका क्या है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने इस मुद्दे में लगातार उठाया है। हर मंच पर, हर बहस में, हर चुनावी सभा में यही मांग हो रही है कि अमित शाह इस्तीफा दो। यह मांग इतनी बार दोहराई गई कि अब यह राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जनता के मन में भी सवाल बैठता जा रहा है कि अगर सरकार गलत है तो जिम्मेदार कौन है। और जब उंगली सीधे अमित शाह की तरफ जाती है तो सरकार पर दबाव बढ़ता है। यही विपक्ष की सफलता है। भले ही उनके पास सत्ता ना हो, लेकिन एक मुद्दे को इतना बड़ा बना देते हैं कि सत्ता पक्ष को जवाब देना पड़े। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है और इसी में राहुल गांधी की भूमिका सबसे बड़ी रही। उन्होंने खुद जंतर मंतर जाकर घायल बच्चों से मुलाकात की, संसद में मुद्दा उठाया और हर मंच से जवाब मांगा। इस लगातार दबाव ने ही स्थिति को यहां तक पहुंचाया। लेकिन इन सब के बीच एक बात याद रखनी चाहिए, ये सब अभी अटकलें हैं। आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई है। अमित शाह अभी भी अपने पद पर हैं और अपना काम कर रहे हैं। हो सकता है ये सारी चर्चाएं बस चर्चाएं ही रह जाएं। हो सकता है कि सरकार इस दबाव से निकल जाए और कुछ भी बदल दे। लेकिन यह भी सवाल हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्तों में कोई बड़ा ऐलान हो जाए। राजनीति में कब क्या हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता दोस्तों। यही तो राजनीति की सबसे बड़ी खासियत है। एक दिन जो व्यक्ति सबसे शक्तिशाली दिखता है, अगले दिन वही कमजोर हो जाता है। और एक दिन जो व्यक्ति अनजान होता है, अगले दिन वह सबसे बड़ा नेता बन जाता है। अमित शाह के लिए भी यही बात लागू होती है। आज वो सबसे बड़ी शक्ति हैं, कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इस पूरी स्थिति में एक और महत्वपूर्ण बात है, वो सहयोगी हैं, दलों की भूमिका है। चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही संकेत दिए हैं कि वह सब कुछ चुपचाप नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार का भी अपना तरीका रहा। छोटे सहयोगी दल भी दबाव में है क्योंकि उनके अपने राज्यों में विरोध बढ़ रहा है। अगर इनमें से भी कोई भी अमित शाह के मंत्रालय बदलने की मांग खुले तौर पर करे तो सरकार के लिए इसे टालना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तों। और शायद यही चिंता है कि पार्टी के अंदर विचार को तेज कर रही है। अपने ही नेताओं को किनारे करना पड़ता है। यह राजनीति का एक कठिन सच है। एक बात और है दोस्तों, जिस तरह भारत की न्यायपालिका इस समय सक्रिय हो रही है, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर मामले में जांच समिति बनाई है, चुनाव आयोग से डाटा मांगा है और चेहरे की पहचान करने वाली तकनीकी जैसे मुद्दों पर भी सवाल उठाए हैं, उससे यह साफ है कि अब हर कदम पर सत्ता से जवाब मांगा जाएगा। और जब जवाब मांगा जाएगा तो सबसे पहले बड़े पद पर बैठे व्यक्ति से पूछा जाएगा। यही स्वाभाविक है। अमित शाह गृह मंत्री हैं तो हर आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था के मामले में उनसे जवाब मांगा ही जाएगा। और अगर वह जवाब नहीं दे पाते या जवाब नहीं देना चाहते तो सवाल और बड़े हो जाएंगे। यही स्थिति उन्हें एक तरफ से मुश्किल में डाल रही है। न चुप रह सकते हैं न बोल सकते हैं। इस पूरी कहानी का एक और पहलू है जो आम जनता को समझना जरूरी है। मंत्रियों के आने जाने से हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है? असल में बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि मंत्री जो नीतियां बनाते हैं उनसे हमारा रोजमर्रा का जीवन प्रभावित होता है। गृह मंत्रालय की नीतियों हमारी सुरक्षा से जुड़ी हैं, हमारे शहरों की व्यवस्था से जुड़ी हैं, हमारे अधिकारों से जुड़ी हैं। तो जो व्यक्ति गृह मंत्री है उसकी सोच का सीधा असर हमारी जिंदगी पर पड़ता है दोस्तों। इसीलिए ये चर्चा राजनीतिक चर्चा नहीं है, ये हम सबकी जिंदगी से जुड़ी चर्चा है। हम सबको जानना चाहिए कि कौन क्या फैसले ले रहा है, क्यों ले रहा है और इसका हम पर क्या असर पड़ेगा। एक और बात कहना जरूरी है, जो लोग सोचते हैं कि सत्ता हमेशा एक ही जगह टिकी रहेगी तो वह गलत है। इतिहास गवाह है कि सत्ता हमेशा बदलती रहती है। कभी एक चेहरा, कभी दूसरा चेहरा, कभी एक सोच, कभी दूसरी सोच, ये चक्र चलता रहता है। मोदी शाह की जोड़ी भी इस चक्र का हिस्सा बनी है। एक समय ऐसा आया था जब बीजेपी की सरकार को लगता था कि उसकी सत्ता हमेशा रहेगी, लेकिन सब कुछ बदल गया ना।
तो जो लोग आज सोच रहे हैं कि कुछ नहीं बदलेगा, उन्हें भी शायद कुछ सालों में समझ में आ जाए कि बदलाव कब और कैसे आ सकता है। यही लोकतांत्रिक की खूबसूरती है। यहाँ कोई भी हमेशा के लिए नहीं होता। जिसे जनता चाहती है उसे बैठाती है, जिसे नहीं चाहती उसे गिरा देती है। यही हमारे लोकतंत्र की ताकत है। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अमित शाह के इस्तीफे या मंत्रालय बदलने की चर्चा अब सिर्फ चर्चा नहीं है, एक गंभीर राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। सरकार के अंदर विचार चल रहा है, विपक्ष लगातार दबाव बना रहा है, जनता का मूड बदल रहा है और सुप्रीम कोर्ट की जांच का इंतजार कर रही है। इन सब के बीच कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अगर वाकई अमित शाह गृह मंत्रालय से हटते हैं तो ये पिछले 12.5 सालों की सबसे बड़ी राजनीतिक घटना होगी। और अगर नहीं हटते तो बीजेपी की तरफ से एक साफ संदेश होगा कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। दोनों ही स्थिति में असर बहुत बड़ा होगा। जो लोग राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए आने वाले कुछ हफ्ते बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं दोस्तों। बीजेपी की अगली रणनीति क्या होगी, विपक्ष अपना दबाव कैसे बढ़ाएगा, सहयोगी दल क्या रुख अपनाएंगे और सबसे बड़ी बात जनता की प्रतिक्रिया क्या होगी, यह सब कुछ देखने वाला होगा। एक बात तो तय है कि जो पहले जैसा था वह अब नहीं रहा। शायद यही समय है जब भारतीय राजनीति फिर से एक बड़े मोड़ पर खड़ी है और हर बड़ा मोड़ अपने साथ बदलाव लाता है। कभी वह बदलाव अच्छा होता है, कभी बुरा भी होता है, लेकिन बदलाव जरूर आता है। अंत में एक बात कहना जरूरी है दोस्तों, किसी भी लोकतंत्र में मंत्री आते जाते रहते हैं, यह सामान्य प्रक्रिया है। किसी को हमेशा के लिए किसी पद से चिपके रहने का अधिकार नहीं होता। अगर जनता चाहती है कि बदलाव हो, अगर हालात मांग करते हैं कि बदलाव हो, तो बदलाव होना चाहिए। यही लोकतंत्र की मांग है। अमित शाह हो या कोई और हो, इस सिद्धांत से ऊपर नहीं है। और अगर सत्ता में बैठे लोग इस सिद्धांत को नहीं समझते तो जनता उन्हें समझा देती है। यही इतिहास का सबक है। इस पर आपकी क्या राय है? मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।